मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारे ज्योग्राफी का के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी सेकंड बुक चल रही है, तो आज हम इसका थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो थर्ड पार्ट है, इसका जो थर्ड चैप्टर है, वह थर्ड चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो लेसन है, इसके अंदर हम मानव विकास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या इसके अंदर बताया गया, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें देखनी है, तो वो हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ते चलते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लोगे तो आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें स्टार्टिंग में इसमें देखिए क्या बताया गया है। इसमें एक रेखा नाम की लड़की के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसमें क्या बताया है, आमतौर पर मतलब ये रेखा की कहानी नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, जब लड़कियों का जन्म होता है तो लड़कियां क्या हैं, पहले अपने पिता के घर में रहती हैं, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है, शादी करके वो ससुराल में चली जाती हैं। तो पुराने समय में भी यही होता था। पुराने समय में क्या, आजकल तो देखो लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट मिल गई है, उन्हें पढ़ाया भी जाता है, उन्हें अच्छी शिक्षा भी प्रदान की जाती है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। पुराने समय में, प्राचीन काल में क्या होता था, जब लड़कियां जन्म लेती थी तो वो घर की 4 दीवारी तक ही सीमित होकर रह जाती थी। 4 दीवारी से मतलब है, पहले वो पिता के घर में रहती थी, उसके बाद वो शादी करके जब वो ससुराल चली जाती थी तो ससुराल में भी उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार से एक लड़की का जन्म घर की 4 दीवारी में होता था, 4 दीवारी में ही वो मर जाती थी, उसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। तो सेम उसी प्रकार से इसके अंदर एक रेखा नाम की लड़की के बारे में बताया गया है कि उसका जो जन्म होता है वो एक किसान परिवार में होता है। उसके जो भाई हैं वो तो स्कूल जाते थे, लेकिन जो वो रेखा है उसे स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। वो अपनी माँ के साथ घर के ही कामकाज करवाती थी, घर के काम करवाती थी, तो उसे शिक्षा नहीं दी गई थी। तो क्या शादी कर दी गई। शादी के बाद क्या, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो वो डेथ होने के बाद क्या है, वो अब ससुराल के ऊपर ही निर्भर हो गई थी। तो कहने का अभिप्राय है बेटा, लड़कियों जब पढ़ाया नहीं जाता था तो वो क्या है, वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाती थी, वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती थी। तो आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाई वो, क्योंकि उसे शिक्षा से वंचित रखा गया, तो उसे शिक्षा नहीं दी गई थी। तो इस केस के अंदर जो उसके भाई थे वो उसे दिल्ली की और उसके प्रवास के अंदर उसकी सहायता की। अब जो प्रवास वर्ड है बेटा, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी था। प्रवास क्या होता है, जब हम अपने एक स्थान को छोड़कर जब हम दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है। तो जब उसके भाई थे वो उसे कहाँ ले गए, दिल्ली ले गए। अब दिल्ली जैसे बड़े महानगर को, एक देखिए, एक बच्चा, एक लड़की, कोई भी है, चाहे लड़का है लड़की है, जिसने अपने घर की 4 दीवार के बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी, तो उसको तो क्या है, जब उसे दिल्ली लेकर गए उसके भाई, तो दिल्ली तो उसे ऐसा लग रहा था बहुत ही जैसे किसी नई दुनिया के अंदर आ गई है वो। अब दिल्ली जैसे विशाल महानगर को देखकर वो जो रेखा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें बहुत आकर्षित होती है। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, सुंदर सुंदर सड़कों को देखकर वो क्या है, वो ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। लेकिन कुछ समय बाद ही क्या है, जिन चीज़ों ने उसे आकर्षित किया था, उन्हीं चीज़ों ने क्या है, उन चीज़ों से उसका मोह भंग हो गया। तो ऐसा क्या हुआ बेटा कि रेखा का मोह भंग हो गया। तो वो हम देखते हैं कि आगे ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि उसका इन सारी चीज़ों से, जिसे देखकर वो इतनी आकर्षित हुई थी, तो इन सारी चीज़ों से उसका एकदम से ही मोह हट गया था। तो क्या हुआ था देखिए इसमें आगे, तो उसका मोह क्यों हट गया था, क्योंकि कुछ समय बाद ही उसने देखा कि जो दिल्ली जैसा महानगर है, वहाँ पर चारों तरफ क्या झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, गंदी बस्तियाँ हैं, ट्रैफिक जाम है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, भीड़ भाड़ है, जगह जगह अपराध होते हैं, गरीबी है। ट्रैफिक लाइट पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। फुटपाथ पर जो गरीब लोग हैं वो फुटपाथ पर सो रहे हैं। जल प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है। तो कहने का अभिप्राय है, जितने सपने लेकर वो दिल्ली आई थी वो सारे सपने उसके ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचती है कि भाई दिल्ली तो इतना बड़ा, वो उसको एक दूसरी दुनिया की जैसे लगती है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी आंखें खुल जाती हैं जब वो दिल्ली की सच्चाई को देखती है। तो ये केवल एक दिल्ली की ही बात नहीं है, ये पूरे भारत के अंदर इस तरह के जो सीन हैं, इस तरह के दृश्य हैं, देखे जा सकते हैं। तो उसके दिमाग में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्या सोचती है कि क्या विकास और अल्प विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है। सह अस्तित्व होता है मतलब इनका आपस में कोई लिंक होता है। क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों को अन्य खंड की अपेक्षा सहायता करता है।
तो और क्या विकास संपन्न और विपन्न पैदा करता है। तो हम इन्हीं सारी क्वेश्चंस को हम जानने के लिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि इसमें और क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बेटा मानव का जो विकास है उसके बारे में बताया गया है कि अगर हम ये सोचें कि हम बहुत अमीर हैं और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो हमारा विकास पूरा हो रहा है, नहीं। मानव का विकास होने के पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसे इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो किसी भी इंसान को या किसी भी देश का विकास उसके लिए जो विकास होता है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से देखिए क्या कहा जाता है कि जो विकास है वो स्वतंत्रता है, यानी कि अगर हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं, तो क्या हमारा विकास हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, विकास के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधाएं, समृद्धि, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, विकास से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो वर्तमान यानी कि जो इस समय चल रहा है, इसके अंदर कंप्यूटर, उद्योग, सक्षम परिवहन, संचार, जाल, बृहत शिक्षा, उन्नत और आधुनिक चिकित्सक सुविधाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा, ये सारी चीज़ें भी क्या है, विकास के अंदर ही शामिल होती हैं। तो विकास के अंदर केवल हम ये चीज़ हम शामिल कर लें कि हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं, तो हम विकसित हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, जो विकास है वो एक तरफा दृश्य नहीं है, बल्कि इसके साथ क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ साथ जुड़ी हुई होती हैं। और जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती है तभी कहा जा सकता है कि ये कंप्लीट इसका विकास हो रहा है, अदरवाइज़ इन कुछ चीज़ों को देखकर ही उसे विकसित या विकासशील, उसे विकास नहीं कहा जा सकता। तो आगे देखिए बेटा, अब यही कारण है कि जो भारत है वो क्या है, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाया है, वो अब तक भी विकासशील देश की श्रेणी में ही है। एक होता है बेटा विकसित और एक होता है विकासशील। तो विकसित क्या होते हैं, जो पूरी तरह से अपना विकास कर चुके हैं, पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं। बट विकासशील क्या होता है, जिनकी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, जिनका विकास वो अभी भी चल रहा है, वो कंप्लीट उसमें नहीं आया है, तो वो उसे विकासशील कहा जाता है। भारत क्या है, विकासशील देश की श्रेणी के अंदर आता है। तो इस प्रकार से जो भारत है, भारत के अंदर विकास अवसर के साथ साथ उसकी अपेक्षाएं, उसके अंदर अपेक्षाएं, वंचन होता है किसी चीज़ से वंचित रह जाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिली जुली हैं। तो जो भारत है क्या है, वो बहुत ही विशाल देश है, इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जनसंख्या पाई जाती है। तो इतने बड़े देश के अंदर इतनी सारी जनसंख्या के सामने जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो क्या है, सारी फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और इतने बड़े देश के अंदर एक एक कोने के अंदर हर चीज़ को विकसित कर पाना बहुत ही ज़्यादा असंभव कार्य होता है। तो भारत एक साइड तो क्या है, भारत का एक ऐसा डेवलप एरिया है, डेवलप कंट्री, जैसा मुंबई जैसे एरिया को ले लीजिए। मुंबई क्या है, बहुत ही डेवलप एरिया है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारी हर तरह की सुविधाएं वहाँ पर हैं। लेकिन एक एरिया ऐसा है जहाँ पर क्या है, उसी मतलब मुंबई के अंदर ही बता रही हूँ, मुंबई के अंदर एक एरिया तो ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, सुविधाओं से भरा हुआ है। लेकिन उसी मुंबई के अंदर एक एरिया ऐसा है जहाँ पर क्या गंदी बस्तियाँ हैं, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक ही एरिया के अंदर जो दो पहलू आ रहे हैं उसको दर्शाया गया, उसको दिखाया गया है। तो इतने बड़े देश के अंदर हर कोने के अंदर हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचाना बहुत ही असंभव कार्य लगता है, क्योंकि इसके लिए क्या है, इसका सबसे बड़ा जो पहलू है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। और जो देश की जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि देश की जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, जो कुछ लोग तो क्या है उनको तो सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो इन सारी सुविधाओं से वंचित रह जाता है। तो जो ये सारी सुविधाएं वो कौन कौन लोग वंचित रह जाते हैं, जैसे अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, भूमिहीन कृषि मजदूर, गरीब किसान, गंदी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं वो, और इसके अलावा जो स्त्री का जनसंख्या है वो क्या है, सबसे ज़्यादा कष्ट भोगी है। मतलब कहने का अभिप्राय है जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो इन सब सुख सुविधाओं से जो गरीब वर्ग है वो बिल्कुल वंचित है, उसे
उसके लिए क्या है, वो इन सारी चीज़ों से, इन सुख सुविधाओं से बहुत दूर है। उसके लिए सब कुछ क्या है, एक जन्नत की तरह होता है। उसने शायद अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर इन सारी चीज़ों को, इन सारी सुख सुविधाओं को देखा भी नहीं है। तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, विविधता है। भारत एक विविधताओं वाला देश है और ये बहुत विशाल देश है, और इसके अंदर हर कोने के अंदर, देश के हर स्थान के ऊपर सुविधाएँ पहुँचना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो इसके अलावा जो विकास है उसका एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है, जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी क्या है, विकास को अवरुद्ध करता है, विकास को रोकता है। अब पर्यावरण प्रदूषण कैसे रोकता है? देखिए बेटा, जब जैसे अब वायु है, हवा, मृदा, जल, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी चीज़ें क्या है, हम इंसान के लिए क्या है, त्रासदी का कारण बने हुए हैं। क्योंकि अब कोई ये ऊपर ईश्वर नहीं फैला रहा इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों को, प्रदूषण को फैलाने के अंदर किसका, मानव का ही सबसे अहम रोल है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है। इंसान क्या है, स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहा है। नई नई फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। तो इससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और इस वजह से ये सारी समस्याएँ सभी को झेलनी पड़ रही हैं। तो इस सामर्थ्य गिरावट की 3 अंतर संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, अंतर संबंधित प्रक्रियाएं इसके लिए बाधक बनती हैं। तो सबसे फर्स्ट कौन सी है? सबसे पहली आती है सामाजिक सामर्थ्य में कमी, और इसके अंदर क्या है, सामाजिक जो बंधन है वो इसके मुख्य कारण होते हैं। दूसरा होता है पर्यावरण सामर्थ्य में कमी, इसके प्रदूषण के जो कारण होते हैं वो पर्यावरण से संबंधित है। और थर्ड है व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी, यानी कि जो व्यक्तिगत से मतलब यहाँ पर जो मानव है वो क्या है, जैसे बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इससे भी क्या है, मानव के विकास के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसका गलत असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो मानव जो विकास है उसके अवरुद्ध कर रही हैं, उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मानव का जो विकास है वो आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से जो मानव विकास के जो मुद्दे हैं, विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा है, जो मानव विकास, प्रादेशिक विषमता, पर्यावरण संकट से संबंधित सभी रोगों का उपचार अगर हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए, समय पर क्या है, मानव को सही उपचार मिले, तो उसके द्वारा क्या है, इस संकट से बाहर निकल के आया जा सकता है। तो इससे संबंधित इस दिशा के अंदर जो सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो कब, 1990 के अंदर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सबसे पहली जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, वो कब की गई थी, 1990 के अंदर सबसे पहली विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। और उस समय ये देखा गया था जो मानव है उसका कितना विकास हुआ है, किस पहलू पर उसका विकास हुआ है, किस क्षेत्र के अंदर उसका विकास हुआ है, हर पहलू को लेकर उसके अंदर ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसके अलावा 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार उस समय 3 साल बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके अंदर देखिए क्या बातें शामिल की गई थी। प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। कि अगर सिर्फ ये मान लिया जाए कि जो मानव का विकास है वो तेज़ी से हो रहा है, लेकिन उसका जो मानव के अंदर जो सशक्तिकरण है, आपस में जो उनकी तालमेल है, अगर वो सही नहीं है तो क्या है, वो उसकी जो दशाएं हैं वो न्यूनतम मानी जाती हैं, सबसे कमतर मानी जाती हैं। अब इससे पहले ये देखिए बेटा, मानव विकास होता क्या है। तो देखिए आपको इसके अंदर दिखाया गया कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास को समझिए ध्यान से। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को शामिल करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। अब इसको बेटा ध्यान से देखिए, इसके अंदर देखिए सारी चीज़ें शामिल की गई हैं कि जो मानव विकास है वो क्या है। तो इसके अंदर ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल की गई। मानव का जो विकास है उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं आती है, उसके अंदर देखिए सारी चीज़ें आती है, जैसे भौतिक पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इसके अलावा विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ें अगर एक साथ चल रही हैं तो मानव का विकास माना जाता है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं तो क्या है, मानव का विकास संभव नहीं माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं, अगर ये सब कुछ है
तब तो मानव का विकास है, अदरवाइज़ मानव का विकास नहीं है। और ये हम सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें एक साथ हमारे देश के अंदर नहीं चल रही हैं। तो अब आगे देखिए बेटा, जो भारत में जो मानव विकास है उसकी रिपोर्ट इसके अंदर दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए 120 करोड़ से अधिक, ये 120 करोड़ जो है बेटा 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या दी गई है। आज तो 135 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या जा रही है। तो जो 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ जो भारत का मानव विकास सूचकांक है उसके संदर्भ में 189 जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो कितनी है 189, उसके अंदर से जो भारत का जो स्थान है वो कितना है 130। इसको ध्यान से समझना बेटा, टोटल के अंदर से 130वां भारत का स्थान है किस चीज़ के अंदर, मानव विकास के अंदर। कहने का अभिप्राय है बेटा, जो भारत के अंदर जो लोगों का विकास हो रहा है वो उसका अगर लेवल देखा जाए तो वो कितना आता है 130 आता है। टोटल कितना है 189, यानी कि भारत को 189 में से 130वां नंबर भारत का आता है। अब हम सभी सोच सकते हैं कि कितना पिछड़ा हुआ है इस मामले के अंदर, भारत बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। तो जो HDI का संयुक्त मूल्य है उसके अंदर भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाला है। मतलब जो भारत का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग भारत मध्यम विकास दर्शाने वाला है। और जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बेटा, देखिए ये इसके अंदर पूरी एक लिस्ट दी गई है, ये इस लिस्ट के अंदर सबका दिखाया गया। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो क्या आता है, कौन सा देश है, नॉर्वे है। नॉर्वे का जो रैंक है वो कौन सा है, फर्स्ट है। और इसके अलावा अमेरिका का देखिए, अमेरिका का 13 है। और भारत का देखिए, भारत का ये रहा, भारत का 130 130वां रैंक है, जो बहुत पीछे है। और इसके लिए क्या है, भारत को बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी भारत क्या है 130 से बेटा फर्स्ट नंबर पे आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और इसके लिए क्या है, भारत का जो ये स्कोर है बहुत ही चिंता का विषय है। भारत को इसके ऊपर बहुत अधिक चिंतन करना होगा, और तभी क्या है हम अपने इस 130 से हम कुछ और आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद जैसे जो ऐतिहासिक कारक हैं उसके अंदर अगर हम इतिहास को देखते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो मानव के अधिकार है उनका उल्लंघन हुआ है। धर्म, लिंग, जाति के आधार पर क्या उनके साथ भेदभाव किया गया है। और ये भेदभाव क्या है, शुरू से ही चला आ रहा है और आज तक भी चल रहा है। आतंकवाद, युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मानव के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि भारत के मानव का क्या है, विकास आज तक भी नहीं हो पाया है। इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की ज़रूरत है, बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हम आगे पहुंच सकते हैं। तो जो देखिए UNDP द्वारा चुने गए सूचक का प्रयोग करते भारत के योजना आयोग ने भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। इसके अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनको भी शामिल किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को तैयार करते हुए क्या है, इन उसके अंदर क्या 3 सूचक डाले गए हैं। किसके आधार पर की गई है इस रिपोर्ट को तैयार, आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण न्याय, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपाय, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की गई हैं। और अगर इन सब चीज़ों के अंदर भारत का रैंक अच्छा आता है तो भारत को ये कहा जा सकता है कि भारत का जो मानव विकास है वो अच्छे तरीके से हो रहा है। ओके बेटा, समझ में आ रहा है, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। तो इसके अंदर देखिए इसमें क्या बताया गया है, समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक विशेष रूप से निर्धन, जो गरीब वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो जो इन सब चीज़ों से जो बहुत दूर हैं, तो आर्थिक जो उपलब्धि है वो भी क्या है, मानव के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। हमारे देश के अंदर क्या है, गरीब वर्ग बहुत बड़ी संख्या के अंदर गरीब लोग हैं। और जो क्या है अब तक जो मतलब गरीब है बेटा वो अब तक गरीब ही है, और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो ये जो बीच में जो खाई आ रही है, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई आ रही है, उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे भारत का विकास हो सकता है, तभी भारत आगे बढ़ सकता है। अगर ये खाई ख़त्म नहीं होगी, बंद नहीं होगी, तो क्या है, भारत कभी भी विकसित देशों की श्रेणी के अंदर शामिल नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है, हम सभी को मिलकर बहुत अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। तो जो ये गरीबी रेखा से नीचे, जिसे बिलो पॉवर्टी BPL जिसे कहा जाता है, BPL बिलो पॉवर्टी लेवल, तो इसके अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो इसके अंदर क्या है, जैसे अब थोड़ा सा इसके अंदर चेंजमेंट आया है। 2011-12 का अगर सेंसस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भारत के अंदर BPL थे वो कितने थे, 25.7% थे। ये कहाँ थे, ग्रामीण क्षेत्रों में।
शहरी क्षेत्रों के अंदर 13.7% और पूरे देश के अंदर 21.9% जो लोग हैं वो क्या है, BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल। BPL मतलब जिसके पास क्या है, 2 समय भर पेट खाने के लिए भोजन भी नहीं है, ऐसे लोग क्या है BPL की श्रेणी के अंदर आते हैं। और इसके अंदर क्या है, जो अगर सारा सेंसस डाटा देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दादर नगर हवेली, इसके अंदर देखिए बेटा 30% से अधिक BPL लोग हैं। गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल में 10% 10 से 20% हैं। इस प्रकार से सभी जो स्टेट्स हैं भारत के उनका अलग अलग दिया गया है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप, इनका 10% से, मतलब कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसे हम पूरी तरह से संपूर्ण ये कह सकते हैं कि वो वहाँ पे एक भी गरीब नहीं है। हर राज्य के अंदर BPL लोगों की संख्या बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाई गई है। और जो गरीब वर्ग है, गरीब वंचित रहने की अवस्था है, निरपेक्ष रूप से व्यक्ति सतत होता लगातार स्वस्थ और यथोचित यानी कि उचित जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि हर इंसान को क्या है, अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता है, और अगर उसे वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती है तो क्या है, उसका विकास पूरा नहीं हो पाता है। उसे क्या है BPL की श्रेणी में डाला जाता है, बिलो पॉवर्टी लेवल जिसे कहा जाता है। और जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उतना ही क्या है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो क्या है, हमारा जो GDP है वो भी डाउन जाता जा रहा है, वो भी काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन किसी भी देश के विकास में सिर्फ GDP ही बेटा महत्व नहीं रखती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे और भी चीज़ों के अंदर जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता, पीने के पानी, जो पीने का पानी वो हर एरिया के अंदर प्रॉपर्ली पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, इस चीज़ को प्रभावित करती हैं, जिसको मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करती हैं। ये देखिए, ये एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर क्या बताया गया, जो BPL जो लोग हैं उनकी लिस्ट दिखाई गई है कि 2011-12 का जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये पूरी लिस्ट दिखाई गई है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा स्वस्थ जीवन के जो सूचक हैं। नेक्स्ट हेडिंग के अंदर क्या बताया गया, स्वस्थ जीवन के जो सूचक हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें देखिए, रोग और पीड़ा से जो मुक्त है जीवन जो होता है वो क्या है, दीर्घ आयु यानी कि लंबी आयु एक स्वस्थ जीवन के सूचक होते हैं। अगर भारत के अंदर क्या है, शिशु मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर ज़्यादा होगा, बच्चों को पूरा पोषण मिलेगा, कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, तो इससे क्या है, वो उन बच्चों का जो जीवन है वो स्वस्थ माना जा सकता है। उनको सही समय पर क्या है, उचित सुविधाएं मिलेंगी, सारी वृद्धों को क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, पर्याप्त पोषण मिलेगा, पूरा भरपेट खाना मिलेगा, तो क्या है, वो देश क्या है, स्वस्थ देश की सूची के अंदर आता है। तो भारत के अंदर देखिए स्वच्छ भारत जो मिशन चलाया गया था उसके अंदर क्या बताया गया था कि भारत के अंदर जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इस बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए क्या है, जगह जगह कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही है। उन कारखानों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो विषैला धुआं है वो क्या है, लोगों के सांस के द्वारा जब उनके अंदर जाता है तो उन्हें क्या, सांस संबंधी रोग होते हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी इनकी वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो स्वस्थ भारत मिशन है उसके अंदर क्या है, सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं, तभी हम अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला सकते हैं। तो भारत ने इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंदर खुले में जो शौच मुक्ति है वो मुक्त कर दिया गया है। हर घर के सामने से क्या है, कचरा उठाने के लिए क्या है, कचरा गाड़ी आती है, और इसका हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी क्या है, अपने घर के, ना केवल अपने घर बल्कि घर के आसपास के सराउंडिंग एरिया को हमें साफ़ और स्वच्छ रखना है, और हमें कोशिश करनी है कि हमें कम से कम जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, उनका प्रयोग करना है। जहाँ पर संभव हो हमें पैदल जाना है, ताकि हम अपने पर्यावरण को सेव कर सकें, बचा सकें, और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम अपनी धरती को हरा भरा बना सकें। तो इससे रिलेटेड बेटा ये सारे पॉइंट्स बताए गए कि हम इसके लिए क्या है, हम सबको भी अवेयर होना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ जो आने वाला जो समय है वो हम सभी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आगे देखिए बेटा, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो स्वास्थ्य सूचक हैं उसके अंदर
जो भारत का जो स्थान है वो क्या है, उसके अंदर ये इसमें अलग अलग जो राज्य हैं उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जैसे मृत्यु दर जो है 1951 में जो मृत्यु दर थी वो 25% थी, उससे घटकर 2015 के अंदर 6.5% रह गई है। यानी कि इसमें सुधार तो आ रहा है लेकिन बहुत ही धीमी गति से आ रहा है। लेकिन अगर इतनी ही तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या है, इस जनसंख्या को अगर नहीं रोका गया तो क्या इससे क्या है, हमारे देश के अंदर बहुत अधिक, हमारे देश को, हमारे भारत को और हम सभी लोगों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और एक इसके अंदर एक लिंग अनुपात, जो लिंग अनुपात है वो भी क्या है, बहुत तेज़ी से भारत का स्त्री लिंग अनुपात क्या है, बहुत तेज़ी से घट रहा है। जो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग भारत का क्या है, जो लिंग अनुपात है, स्त्री लिंग अनुपात है, बहुत तेज़ी से घट रहा है। और इसके अलावा जो केरल है, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है, लिंग अनुपात घटने के बजाय बढ़ा है। मतलब वहाँ पे साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है और लिंग अनुपात भी बहुत अच्छा है। और जो पंजाब और हरियाणा है, यह वैसे तो दोनों विकसित राज्य हैं लेकिन यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो 1000 बॉयज़ लड़कों के ऊपर 850 लड़कियों का लिंग अनुपात है, जो सबसे नीचा है। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, हम स्वयं उत्तरदायी हैं। आज भी बेटा आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो कन्याएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको क्या है, जन्म के तुरंत बाद कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें उचित पोषण नहीं दिया जाता तो उनकी डेथ हो जाती है। और डेली न्यूज़पेपर के अंदर हर इस प्रकार की जो खबरें हैं वो आती रहती है। तो इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है, स्वयं हम इंसान जिम्मेदार हैं। हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए, हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। जो सामाजिक सशक्तिकरण यानी कि समाज को हम सशक्त, उसको हम कैसे आत्मसंबल बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, तो देखिए उसके लिए क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं उसे। तो इसके अंदर क्या है, जैसे भूख है, गरीबी है, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता, ये क्या है, किसी भी देश को उसको विकास करने में उसके सबसे बड़ी बाधक होती हैं। क्योंकि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ क्या है, भूखमरी भी ज़्यादा होगी, गरीबी ज़्यादा होगी, चारों तरफ क्या है, त्राही होगी, बेरोजगारी ज़्यादा होगी, सभी लोगों को उचित पोषण नहीं मिल पाएगा, भरपेट खाना नहीं मिल पाएगा, तो इससे क्या है, मृत्यु दर ज़्यादा होगी। तो इन सब चीज़ों से दूर करने के लिए सबसे जो मेन सूचक इसके अंदर बताया गया वो क्या है, वो शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या है, साक्षरता के द्वारा, शिक्षा के द्वारा क्या है, सभी लोगों को शिक्षित करके, लड़कियों को शिक्षित करके इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है कि हमारा देश जो गरीबी रेखा के अंदर आ रहा है, जो लोग BPL परिवार में आ रहे हैं, उनको बाहर निकाल कर हम देश को कुछ हद तक विकासशील से निकालकर विकसित देश की तरफ ले जा सकते हैं। तो जो ये 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग देखिए बेटा, भारत में जो कुल साक्षरता थी वो लगभग कितनी है, 74% है, 100 में से 74%। और उसमें से जो स्त्रियों की, लड़कियों की जो साक्षरता है वो 65% है। ये किसके अकॉर्डिंग है, 2011 के अकॉर्डिंग। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता बहुत अच्छी है, जैसे केरल और मिज़ोरम। ये 2 राज्य ऐसे जहाँ पर जो साक्षरता है वो 93%, 91% या और इससे भी अच्छी साक्षरता है। लेकिन हर एरिया के अंदर साक्षरता दर इतनी अच्छी नहीं है, हर राज्य में इतनी अच्छी नहीं है। तो हमें इस चीज़ को बढ़ाना होगा, तभी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा लास्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है भारत में मानव विकास सूचकांक। अब जो भारत के अंदर जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है, किस प्रकार से है, वो देखिए। अब तक हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर जितने भी भारत के राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो विकास सूचकांक तैयार किया गया है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, जो विश्व के पूरे वर्ल्ड के 188 देश हैं उसके अंदर जो भारत है उसका 131वां स्थान है। और अलग अलग राज्यों के अंदर हर राज्य का अलग अलग सूचकांक दिखाया गया है। इसके अंदर जो केरल राज्य है वो क्या सबसे सर्वोच्च कोटि का है, और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब उसके बाद आते हैं। लेकिन बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये 3 राज्य ऐसे हैं जो देश के 23 प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे आते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि एक ही देश के अंदर एक राज्य तो ऐसा है जिसका
जो मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जिनका बहुत निम्न कोटि का है। तो इसके अंदर ये हम सारी चीज़ें जो बढ़कर आए हैं वो सब चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं। सबसे मेन फैक्टर क्या है? शिक्षा। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, और अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तो उनका क्या है, जो अमीर वर्ग है उनका आराम से उनका क्या है वो दोहन कर सकते हैं, उनको अगर उनके अधिकारों से वंचित रख सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या सभी लोगों का शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच जो अंतर है उसको भी ख़त्म करना होगा। जितना ज़रूरी पुरुषों के लिए पढ़ना है, लड़कों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी लड़कियों के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है, ताकि लड़कियों को भी क्या अपने अधिकारों का ज्ञान हो सके। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें क्या है इसके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। अपने देश को बढ़ाने के लिए क्या है, हमें सभी लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को आगे निकाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट हेडिंग आती है बेटा जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। अब देखिए जो जनसंख्या है वो पर्यावरण और विकास, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे लिंक हैं। तो ये हम अब तक जो पूरे चैप्टर के अंदर पढ़कर आए हैं। जो विकास है वो मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली जटिल संकल्पना है। ये जटिल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक पहलू को नहीं लिया गया है, इसके अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, आर्थिक, नैतिक, हर बात को इसके अंदर शामिल किया गया है। अगर ये सारी चीज़ें पूरी तरह से विकसित होंगी, सब कुछ सही होगा, तभी हम कह सकते हैं कि मानव का जो विकास है वो पूरी तरह से हो रहा है। लेकिन अगर एक भी पक्ष, एक पहलू भी अगर इसका वीक रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, तो वो क्या है, वो एरिया क्या है, वो एरिया इसके अंदर विकास विकसित एरिया के अंदर वो नहीं आ सकता है। तो देश के अंदर से जो सामाजिक असमानताएँ हैं, भेदभाव है, मानव अधिकार पर जो आघात हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को अगर ख़त्म नहीं किया गया तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। वही बार बार वही एक चीज़ आ रही है बेटा, पर्यावरण, जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो पर्यावरण को भी ह्रास हो रहा है, हर चीज़ का ह्रास हो रहा है, हर चीज़ नष्ट होती जा रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब जैसे जो 1993 के अंदर जो मानव विकास की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर यही बताया गया था कि सिर्फ अकेली सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, हम सभी को मिलकर इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे, हम सभी को आगे आना होगा, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ आने वाला जो समय है उसके अंदर सभी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो हालात अब इस समय देश के अंदर बने हुए हैं वो हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। उन सभी हालातों के लिए क्या है, खुद मानव जिम्मेदार है। इतनी तेज़ी से हर चीज़ का ह्रास हो रहा है, तेज़ी से ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब जैसे जल है, पानी है, हर जगह क्या है, सरकार, ये तो नहीं है कि सरकार इतने बड़े देश के अंदर अकेले जो मोदी जी हैं वो हर राज्य के अंदर जाकर वो घर घर जाएंगे और जो जिन नलों में से पानी वेस्ट बेवजह टपक रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, वो हर घर जाकर क्या है, घर में जाकर नलों को बंद करेंगे। इसके लिए क्या है, हम सभी को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को, अगर हम एक एक बूंद को बचाएंगे तो वो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने इस अधिकार से क्या है, जो हमारा खुद सभी का कर्तव्य है, अपने इस कर्तव्य से सभी लोग मुँह मोड़ रहे हैं, कोई आगे फ्यूचर की नहीं सोच रहा है। अब जो धरती है इसका हम इतनी तेज़ी से क्या है, इसके ऊपर से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जैसे ड्रॉबैक्स है मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। गर्मियों में गर्मी नहीं होती, सर्दियों में सर्दी नहीं होती, बरसात में बरसात नहीं होती। तो सारा जो एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो बिल्कुल डिसमिस हो गया, बिल्कुल असंतुलित हो गया है। इस चीज़ को क्या है, सही तरीके से चलाने के लिए हम सभी को मिलकर इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारी जो क्या है, देश के अंदर शांति लाने के लिए, कल्याण लाने के लिए क्या है, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। लेकिन इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी क्या है, हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, हम सभी को मिलकर आगे आना होगा, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं। जैसे इसमें आगे देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है, जो बड़े बड़े जो विचारक आए हैं उनका क्या विश्वास था कि एक प्रसन्नचित्त
और शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधन के बीच जो संतुलन है वो बहुत ही आवश्यक है। तो संसाधन क्या होते हैं? जो हम सभी लोगों की सुख सुविधाओं के लिए जो हम अपने डेली के अंदर जो जिन भी चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं वही सारी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। तो जो अमीर वर्ग है वो तो क्या है, आसानी से इन संसाधनों को प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसके पास क्या है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो गरीब वर्ग है वो इन संसाधनों से वंचित रह जाता है क्योंकि उसके पास इन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। तो गरीब और अमीर के बीच जो इतनी तेज़ी से अंतर आ रहा है, खाई बढ़ती जा रही है, उस खाई को भरना, उस खाई को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जो ये संसाधन है वो सभी के लिए हैं, सिर्फ अमीर वर्ग के लिए नहीं है, गरीब वर्ग को भी पूरा अधिकार है इन संसाधन का प्रयोग करने का। लेकिन जो गरीब वर्ग है वो क्या है, इन संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास इन संसाधनों को, इन सुख सुविधाओं को खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या है, हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। और लास्ट में बेटा इसमें यही बताया गया है कि जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक आए हैं, बड़े बड़े विचारक आए हैं, उनके विचार में क्या है, मित व्ययता, यानी कि जो हम जो फिजूल खर्ची करते हैं, सामाजिक धन की का जो हास हो रहा है, अहिंसा, यानी कि हम एक दूसरे को देखकर क्या है, खुश नहीं है। हर इंसान क्या है, दूसरे को मारने के लिए तैयार रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा देश विकसित हो सकता है। और इसके अलावा जो क्लब ऑफ रोम की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 के अंदर ये कुछ बुक्स लिखी गई थी। और स्माइल इज़ ब्यूटीफुल ये 1974 में लिखी गई थी। ओवर कॉमन फ्यूचर, और लास्ट में क्या है, एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो के द्वारा एक ही रिपोर्ट तैयार की गई थी 1993 के अंदर इसे प्रकाशित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ये नहीं है बेटा किताबी चीज़ बनकर रह जाए, इन सब चीज़ों को पर क्या हमें सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम सभी को मिलकर एक संकल्प लेना होगा कि हम सभी मिलकर क्या है, पेड़ लगाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, हम अपनी धरती को हरा भरा बनाएंगे ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अक्षमता, कोई भी हानि ना हो सके और हम सभी अपने पैरों पर खड़े हो सके और हम अपने देश को विकसित देशों के अंदर ले जा सकें। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। आई होप मैंने आपको आपकी ही लैंग्वेज में समझाया है बेटा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई पॉइंट में प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।